नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्बिया टीवी। और आइए हम बात करते हैं बदरपुर में। अपना नाम बताइए सर। देश कुमार कौशिक, अखिल भारतीय जनसंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, सुनने में आया कि पाल फार्म हाउस में कुछ पेड़ वगैरह काटे गए हैं। हाँ, और आपने शिकायत भी दी है। मैं पाल फार्म हाउस के ऊपर सितंबर 2020 से कंप्लेंट कर रहा हूँ। इसमें पाल फार्म हाउस एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें 400-500 पेड़, पुराने दरख्त पेड़ थे जिसको जामुन, बरगद, पीपल, आम, इमली, बेल पत्थर, तो ये सारे 400-500 पेड़ों को काट करके जो पर्यावरण की रक्षा कर रहे थे पूरे क्षेत्र में, इसमें भू माफियाओं ने उनको काटने के बाद उसमें कच्ची कॉलोनी बनाई गई। कच्ची कॉलोनी काटी जा रही है, नई कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। उसमें माफियाओं का कब्जा हो गया और वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? इसमें पूरा प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, एसडीएम, कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, पुलिस अधिकारी सभी इन्वॉल्व हैं। इनको राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होने के कारण यह अवैध कॉलोनी बन रही है, जबकि पूरे क्षेत्र में ओजोन लगा हुआ है। उसमें निर्माण कार्य हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बंद है, लेकिन कोई गरीब आदमी 20 गज का, 25 गज का, 50 गज का ना तो अपना मकान बना सकता है, ना उसकी रिपेयरिंग कर सकता है। पुलिस प्रशासन के लोग जाकर के वहां अवैध वसूली करते हैं। लेकिन पुलिस थाने के सामने मुझे ताज्जुब होता है कि पुलिस थाने के सामने इतनी बड़ी कॉलोनी अवैध रूप से कट के बन के आज निर्माण कार्य हो गया। सितंबर से मेरी कंप्लेंट चल रही है। मैंने सारी कंप्लेंट दिल्ली मुख्यमंत्री के लिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए, राज्यपाल के यहाँ, एमसीडी कमिश्नर को यहाँ, एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ, सबको मैंने कंप्लेंटें की, जिसका मेरे पास जवाब आए। पीआई के माध्यम से मैंने सबसे जवाब मांगे, जिसमें मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया कि अभी भी वहाँ 115 पेड़, बड़े बड़े दरख्त पेड़ खड़े हुए हैं। मैंने उनको कहा कि आप मुझे चल के चेक करा दीजिए, मुझे गिनती करवा दिए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि आप जो मर्जी जाइए, जहां मर्जी ऊपर कार्रवाई कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इसका मतलब भ्रष्टाचार कहीं कमी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पूरा, कमिश्नर डीएम को लेटर लिखा, एलजी के यहाँ से लेटर आ गया, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर आ गया, उसके बाद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। फिर मैंने उसको ले जा करके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सेंट्रल को भेजा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से मुझे ये पत्र आया जिसमें मुझे सूचित किया गया कि आपकी शिकायत हमने दिल्ली सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को दी गई है। और वहां से कुछ अधिकारी वर्ग जैतपुर थाने में आए थे इसकी जांच की, लेकिन जैतपुर थाने की जांच के बाद सभी मिली भगत से वहां फिर तुरंत निर्माण कार्य जोर शोर से चलने लगा और उस पर 2-2 मंजिल वहां कॉलोनी बन चुकी। उसमें बिजली विभाग से मिल करके अंदर लाइन सप्लाई की गई। आज क्या कहा जाए, पूरे क्षेत्र का बुरा हाल है। भ्रष्टाचार चरम पे है, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को ध्यान नहीं है। हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि मुझे अभी एक लेटर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के माध्यम से आया है। उन्होंने कहा कि आप जाइए सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो हमारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत है, आप वहां जाके तीसरी अपील कीजिए। मैं उसमें अपील में जा रहा हूं। मैंने चुनाव सीवीसी से भी उसका जवाब मांगा है, उससे कहा है कि मुझे इसके सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या कार्रवाई मुझे जांच दी जाए। मैंने एक ये प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझे जवाब दिया है कि आपकी सूचना हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई और पुलिस कमिश्नर ने पूरी शिकायत दिल्ली पुलिस जांच आयुक्त से कही गई है। उसके बाद सारे ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी लेटर आए हैं, जयपुर से भी ये सारे लेटर मेरे पास लगे हुए हैं, आरटीआई लगी हुई हैं।
कुल मिलाकर के ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे निगम पार्षद महेश लोहिया जी ने अभी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में भी यह क्वेश्चन उठाया था कि भाई अवैध पेड़ काटे गए, पर्यावरण को जहां बचाने का पूरा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लालायत है, घोषणा कर रही है, और वहीं पर्यावरण को पेड़ों को काट करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा जा रहा है, और उसकी शिकायत होने के बावजूद भी आज तक कोई भी कठोर कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है। और मैं भी हट लिए बैठा हूं कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी मैं इसको ऊपर तक लेकर जाऊंगा, अधिकारियों को दंडित कराऊंगा, और हाई कोर्ट में भी मैं इसको लेकर के PIL दाखिल करने जा रहा हूं। धरना प्रदर्शन करने पड़े, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। मेरा पहले था कलम की मार से कार्य करना, मैं कलम की तलवार से काम कर रहा था, लेकिन जब प्रशासन बहरा है, अंधा है, गूंगा है, तो उसके लिए फिर जो हमारे पर अहिंसात्मक आंदोलन करने का जो कार्य है, हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस थाने के सामने धरना देंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने धरना देंगे, DDA कार्यालय के सामने धरना देंगे, और दिल्ली राज्यपाल से अपनी मुलाकात का समय मांग रहे हैं, भेंट का समय मांग रहे हैं कि हमें भेंट दे करके हमारे प्रतिनिधि मंडल को हमें समय दिया जाए जिससे कि हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। और जनप्रतिनिधियों का क्या रहा? जनप्रतिनिधि आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि यह भ्रष्टाचारी, दुराचारी और इनको समर्थन दे रहे हैं? अगर ये सपोर्ट कर रहे होते तो सरकारी जमीनों पर कब्जे नहीं होते। आज पूरा का पूरा तंत्र, कहते हैं कहावत है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा है। यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक, निगम पार्षद से लेकर के सांसद महोदय तक, केंद्र सरकार तक भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद सरकार ही आई है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। कितना खत्म हुआ? भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय तो कम था, अब तो मोटा पैसा लेकर के खुद लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को बदनाम किया इन्होंने, आज कांग्रेस की कार्यशैली को ही अपना रहे हैं, कांग्रेस के गांधीवाद को ही अपनाए हैं। झूठा प्रचार इनकी किस्मत में, इनके मुख से बोला जाता है। अभी इन्होंने चुनाव से पहले कहा था ओजोन गो जोन। दिल्ली के सांसद महोदय मनोज तिवारी जी ने कहा था ओजोन गो जोन, बदरपुर से ओजोन गायब हो गया, हमने सबको कॉलोनियां पास कर दी। अच्छा, ये मानते हैं कि इनका दोहरा चाल चरित्र सामने आ रहा है धीरे धीरे? दोहरा चाल चरित्र नहीं है, दोगले, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। सनातन धर्म को भी नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने सबसे बड़ा आघात जो किया है, ये हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को वर्ण संकर बना करके आज इतना देश की राजनीति में नुकसान किया है। हे ईश्वर, आज कोरोना के नाम पर इन्होंने महामारी का भी राजनीतिकरण कर दिया है। धर्म में केवल जो कोरोना आता है, राजनीतिक रैलियों में, जो 5 राज्यों में रैलियां हो रही वहां कोरोना नहीं आता। धर्म नगरी हरिद्वार में जहां कुंभ होता है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, वहां कोरोना की आड़ लेकर के इन्होंने आज पूरे तहस नहस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले RSS का आया था बयान कि बिना मुस्लिम के हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। क्या इससे आप सहमत हैं? ये गुरुजी का वक्तव्य था। संघ के जो गुरुजी थे, जो संस्थापक थे, उस समय से मैं संघ को पढ़ता हूं, जानता हूं। सन 84 से मैं स्वयं सेवक रहा हूं। आज गुरुजी की आत्मा भी कलंकित होती होंगी, कहीं सोचती होंगी कि मैंने कैसे अपने अनुयायी पैदा किए, कि उन्होंने RSS का निर्माण केवल हिंदुओं के लिए किया था। आज नई पीढ़ी कहती है कि RSS जो हिंदुओं का हिंदुत्व जो है बिना मुस्लिमों के नहीं है। अरे हिंदुओं के और मुसलमानों के इसी के धर्म के आधार पर ही तो देश का बंटवारा हुआ था। उन्होंने तो पाकिस्तान चुन लिया था। हमारे हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को यही दोगली राजनीति, ये ऐसे दोगले लोग जो आज देश को अपनी सत्ता के लिए हिंदुओं को ठग करके लोग आए। सारे साधु संतों को जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है, इस पे क्या कहें?
नकली धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर जो इनके गुण गाते हैं, जितने गुंडे मफाली, जितने लफंगे हैं, वो केवल भगवा भेष बना करके विश्व हिंदू परिषद उनको आगे करता है, उनसे काम कराता है, चाटुकारिता कराता है, और उनको आगे करके जो असली शंकराचार्य, असली धर्माचार्य हैं, उनका अपमान ये संगठन कर रहा है। हास्य पे है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हो गए, स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य ये पुरी के हो गए, दूसरे जो द्वारका जी के हो गए, इन सबको अपमानित करने का काम जो कर रहा है वर्तमान में सबसे बड़ी सरकार और हिंदुत्व का ठेकेदार बने हुए आरएसएस संगठन कर रहा है। ऐसी मुझे इन लोगों से अब हिंदुत्व के नाम पर घृणा हो गई है कि इन्होंने वैदिक सनातन धर्म को और हिंदू धर्म का बंटवारा कर दिया। साईं बाबा को मानने वाले ये लोग, मजारों पर चद्दर चढ़ाने वाले ये लोग, मंदिरों मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी हम मंत्री हैं, चद्दर चढ़ाते हैं अजमेर पर जाकर के। कभी इन्होंने मजारों को सुना है? मजारों पर क्या था, क्या इतिहास इनको पता नहीं है? उसके बावजूद भी अगर ये इस तरह के आचरण कर रहे हैं तो ईश्वर इनको, जो मुझे नहीं कहना चाहिए कि जो अटल जी ने 10-12 साल अपना जीवन अंतिम समय किस तरह काटा था, उससे भी बुरा समय इन धर्म के ठेकेदारों का, ऐसे लोगों का होगा। सब मिला के चाल चरित्र सामने आ गया। चरित्र, सच्चा चरित्र जो एक ढका हुआ कि भगवे की आड़ में इन लोगों ने पूरा अपना चरित्र जैसे समाज को दिखा दिया, वह समाज के सामने आ गया है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में पैदा हुआ है, बढ़ रहा है। पूरा देश इन्होंने बेच दिया, कभी रहा है। इन्होंने पूरी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया। कभी इन्होंने ये नहीं कहा था, क्या अपने घोषणा पत्र में इन्होंने ये घोषणाएं की थी कि हम बेचेंगे, संपत्तियों को बेचेंगे? कांग्रेस कितनी भी बुरी थी, लेकिन कांग्रेस ने निर्माण किए थे, फैक्ट्रियां बनाई थी, कारखाने बनाए थे, रोजगार पैदा किए थे, संसाधन पैदा किए थे। इन्होंने तो 7 साल के अंदर आकर के सारे संसाधनों को, सारे सरकारी संपत्तियों को केवल बेचने का, और मतलब 7 जन्म का काम पूरा कर दिया, पूरा कर्म कर दिया। हे ईश्वर, आने वाले समय में लाठी में आवाज नहीं होती है ईश्वर की में, लेकिन सजा जरूर भुगतती है। अटल जी ने भोगी, ऐसे ही ये लोग भोगेंगे। और इनके सहयोगी युवा जवानी में, क्या जेटली जी, क्या सुषमा जी, क्या अनंत कुमार जी, क्या और पारिक जी, कितने लोग इनके साथ में, क्या प्रमोद जी, इनको जो करनी का भोग है वो यहीं भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी।